Hello student, welcome to Premier. So yesterday I have discussed up to a structure of ionic crystal. ठीक है, for exam point of view, ठीक है, our NEET और JEE मेन सिलेबस में जितने आपके आयनिक क्रिस्टल पढ़ना है हमारे सिलेबस में वो सारा मैंने डिस्कस कर लिया था। एक बार मैं क्विक रिवीजन करता हूँ। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल में हमने क्या क्या पढ़ लिया, ए बी टाइप पढ़ लिया, ए बी टाइप स्ट्रक्चर पढ़ लिया, दैट इज 1:1 रेशियो। उसमें मैंने क्या क्या पढ़ा, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, उसी को हैलाइट स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसी को फॉर्मूला क्या होता है NaCl। फर्स्ट हमने NaCl स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उसका हम लोग डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, सेकेंड टाइप है सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड भी 1:1 रेशियो है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लिए। थर्ड है हमारा जिंक सल्फाइड विच इज ऑल्सो 1:1 रेशियो। जिंक सल्फाइड में मैंने दो टाइप का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, एक ब्लेंड स्ट्रक्चर और एक मैंने डिस्कस किया उर्जाइट स्ट्रक्चर। फिर मैंने बात किया फोर्थ नंबर AB2 टाइप स्ट्रक्चर एंड फिफ्थ नंबर बात किया A2B टाइप स्ट्रक्चर, 1:2 रेशियो टाइप और 2:1 रेशियो। AB2 टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग फ्लोराइड स्ट्रक्चर को बोलते हैं और A2B टाइप स्ट्रक्चर को हम लोग एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर को अच्छे से डिस्कस कर लो, अच्छे से आप डिटेल में स्टडी कर लो, उसी का जस्ट उल्टा कर दो तो वो हो जाएगा एंटी फ्लोराइड। तो फ्लोराइड में हमने पढ़ाया था कैल्शियम फ्लोराइड का और एंटी फ्लोराइड में पढ़ाया था आपको Na2O का। हर कुछ मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया था। ये 5 इंपॉर्टेंट है। These 5 ionic crystal are included in our NEET और JEE मेन सिलेबस। कुछ आपका एडवांस टॉपिक में भी आपका आता है, एडवांस वाला मैं यहाँ पे छोड़ दिया हूँ क्योंकि ये आपका JEE एडवांस में आता है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना था उसमें हम नाम बता दे रहे हैं आपको, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे परवोस्काइट स्ट्रक्चर, ठीक है, परवोस्काइट स्ट्रक्चर फर्स्ट नंबर एडवांस टॉपिक में आता है, चाहो तो लिख सकते हो, लिख लो आप लोग। एडवांस टाइप में JEE एडवांस के जो स्टूडेंट है वो देख रहे हैं वीडियो को, तो परवोस्काइट वाला जो स्ट्रक्चर जो होता है वो एडवांस में आता है। तो एडवांस में जो मैंने छोड़ दिया है, एडवांस के में जो सिलेबस में वो पहला आता है परवोस्काइट, सेकेंड आता है आपका कार्बोरेंडम स्ट्रक्चर, थर्ड आता है आपका डायमंड स्ट्रक्चर, फोर्थ आता है ग्रेफाइट स्ट्रक्चर। डायमंड स्ट्रक्चर आपको पता ही है जैन 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर है। अब ग्रेफाइट का आपका 3 लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपका फोर्थ आ जाएगा क्या, आपका फोर्थ आ जाएगा आपका स्पाइनल स्ट्रक्चर, फिफ्थ आ जाएगा इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर एंड लास्ट हो जाएगा नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर। इसको भी डिटेल में पढ़ना है, ये एडवांस के टॉपिक में, तो ये हम छोड़ रहे हैं, बाद में लोग डिस्कस कर लेंगे इसको। अगर चाहो तो इसको पॉइंट वाइज नोट कर लेना। क्या क्या बोला, परवोस्काइट स्ट्रक्चर, कार्बोरेंडम स्ट्रक्चर, डायमंड स्ट्रक्चर, स्पाइनल स्ट्रक्चर, इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर एंड नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर, ये आपका एडवांस टॉपिक में आता है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो टोटल हम लोग आयनिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिए। आज थोड़ा छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इन आयनिक क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल में प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, वो छोटा सा टॉपिक है, 2 लाइन का टॉपिक है, 2-3 लाइन का, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा इस चैप्टर का, आवर लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज डिफेक्ट इन क्रिस्टल। डिफेक्ट पढ़ना है एंड देयर आर सम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये पढ़ना है हम लोग को, बड़ा सिंपल चीज है, खत्म हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस टाइप का टॉपिक है, एकदम एक लाइन में आप थोड़ा सा सुन लो अच्छे से, एक बार रीडिंग कर लो एनसीईआरटी बोर्ड, खत्म हो जाएगा, उससे ज्यादा घुमाता नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, एकदम जनरल अवेयरनेस टाइप का टॉपिक है, सिर्फ ध्यान रखना है, थ्योरेटिकल टाइप का टॉपिक है। मतलब यहां तक जो मैंने बता दिया है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं पे आप लोगों को सीखना है कॉन्सेप्ट वाइज। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो बाकी जो अब लास्ट टॉपिक जो हमारा है डिफेक्ट इन क्रिस्टल, वो काफी इजी है। एक बार आप सुन लो ध्यान से, एक बार रीडिंग कर लो एनसीईआरटी बुक को, एक बार क्वेश्चन देख लो, उससे रिलेटेड बात खत्म हो जाएगा। आया समझ में? तो अभी छोटा उससे पहले टॉपिक लिख लेते हैं डिफेक्ट से पहले। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में P लिख रहे हैं, एंड टेम्परेचर इन क्रिस्टल। जनरली एक क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल का ही बात करेंगे, बट लिख देता है जनरल क्रिस्टल ही लिख देता है। आखिर प्रेशर टेम्परेचर के चेंज से क्रिस्टल में क्या इफेक्ट होगा। अगर मैं बात करूं ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर इन क्रिस्टल,
अगर प्रेशर इंक्रीज करने पे कोऑर्डिनेशन नंबर पे, यहाँ पे ना क्रिस्टल नहीं लिखो, इन कोऑर्डिनेशन नंबर लिख देते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल के कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या इफेक्ट हो, कोऑर्डिनेशन नंबर पे हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो होगा क्या, तो क्या आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पास पास आएगा या दूर दूर जाएगा। प्रेशर बढ़ाने पे आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑब्वियस है वो क्या होगा, क्लोजर आएगा, ठीक है। एटम्स और आयंस आर कम्स क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे से नजदीक आएगा। अब नजदीक आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर कोऑर्डिनेशन नंबर विल इंक्रीज, व्हाई, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर एटम्स और आयन कम्स क्लोजर टू ईच अदर। और टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका जो आयंस है वो दूर दूर जाएगा, आयंस एटम क्या होगा, गो अवे फ्रॉम ईच अदर, दूर दूर जाएगा। और अगर दूर दूर जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यही 2 पॉइंट बुक में लिखा होता है, वही 2 पॉइंट जानना है, उससे ज्यादा आपको जानना है नहीं, बस इस 2 पॉइंट को ध्यान से नोट कर लो, समझ में भी आ रहा होगा, रटने की जरूरत नहीं है। तो हम पहला पॉइंट लिखते हैं प्रेशर पे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर के चेंज से क्या इफेक्ट होगा, तो अब देखो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, हम यहां पे ऐसे लिख देते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ऐसे लिख देते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं, अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए then ions और atoms come closer, ठीक है, ions atom comes closer, so we can say coordination number will increase, coordination number will increase, क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। आया समझ में, जैसे एग्जांपल समझाया, जैसे NaCl है, मान लो NaCl क्रिस्टल की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6:6। इसमें अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका आयंस एटम पास पास आएगा, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 8:8 टाइप हो जाएगा। मतलब NaCl टाइप स्ट्रक्चर में अगर आप प्रेशर बढ़ाओ तो वो सीजियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सीजियम क्लोराइड टाइप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 में चला जाएगा प्रेशर बढ़ाने पे। एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। प्रेशर बढ़ाने पे आपका आयंस एटम क्लोजर आ जाएगा, कम्स क्लोजर टू ईच अदर, सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टल विल इंक्रीज, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर लिख लेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे आखिर क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, आयंस एटम दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा क्या, नहीं, घट जाएगा, उल्टा। यहां पे हम लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, टी को इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में, देन आयंस और एटम्स क्या हो जाएंगे, आयंस और एटम्स go away from each other, go away from each other, एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, दूर चले जाएंगे, तो उससे होगा क्या, so in this case coordination number of crystal will decrease, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है, कंसेप्चुअल है एकदम, ध्यान से देखो। प्रेशर बढ़ाने पे दबेगा ना तो पास पास आएगा तो कोऑर्डिनेशन में बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ाओगे तो दूर दूर चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीजियम क्लोराइड, मतलब 8:8 टाइप कोऑर्डिनेशन नंबर पे अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो 6:6 में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज NaCl टाइप स्ट्रक्चर। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा पूछता नहीं है। ये 2 पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल के कोऑर्डिनेशन नंबर पे चेंज ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, तो सीधा सीधा ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर कोऑर्डिनेशन नंबर विल इंक्रीज एंड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कोऑर्डिनेशन नंबर विल डिक्रीज। एग्जांपल ये 2 आप ध्यान रखेंगे, यही 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा पूछा भी नहीं गया, पूछा गया तो यही 2 पूछा गया।
आया समझ में? क्लियर? तो यहाँ पे सारा आपका यहाँ तक जितना आपका जो थ्योरेटिकल टाइप का कॉन्सेप्ट वाइज जो टॉपिक था वो हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बाकी है, दैट इज डिफेक्ट इन क्रिस्टल और सॉलिड बोल सकते हैं। सॉलिड मतलब आयनिक, मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं, अमरफस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल पढ़ना है, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक है, क्लासिफिकेशन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। उसमें 5 पढ़ना है आपको। कौन कौन सा है आप देख सकते हो, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरीमैग्नेटिक, ये 5 आपको पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सब थ्योरी है, एक बार आप सुन लो ध्यान से, हम समझा देते हैं आपको, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट जहां लगे वहां लिखवा भी देंगे, ठीक है। और इसके बाद आप रीडिंग कर लेना क्योंकि इसमें हम ज्यादा लिखवाएंगे नहीं, डिफेक्ट पढ़ना, समझा के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सब कुछ बुक में लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है। बुक का नोट्स देखोगे, आपका जो भी आपको बुकलेट मिलता है वहां देख सकते हो, वहां सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें हम ज्यादा पॉइंट नहीं बताएंगे, लिखवाएंगे नहीं, सिर्फ समझा देंगे आपको। आया समझ में? तो इसको कॉपी कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मेरा वही है, डिफेक्ट इन दी क्रिस्टल। मिटा दें, चलिए आगे बढ़े, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे जो आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो ज्यादा नहीं है, आज या कल हम 2 दिन लेंगे लेक्चर, आज 1 घंटे के आसपास अगर हम पढ़ा दें और कल 1 घंटे पढ़ा दें तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, ये देखोगे अब चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस चैप्टर में क्या हो रहा है कि एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो ये टॉपिक अगर हम चाहते तो 3 या 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। बट उससे आपका एग्जाम का, नीट और जेईई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आता है, या इवन बोर्ड का भी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आता है, मे बी 100% बनता है या ना बनता, वो उसका गारंटी हम नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर एनसीईआरटी पॉइंट, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं, टाइप्स ऑफ सॉलिड बता दिया, क्रिस्टलाइन और फर्स्ट आपका 7 टाइप का क्रिस्टल बता दिया, 14 आपका ब्रेवियस लेटिस बता दिया, फिर 3 टाइप का आपको क्यूबिक यूनिट सेल है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, उसका पैकिंग स्ट्रक्चर बता दिया, डेंसिटी बता दिया निकालना, पैकिंग एफिशिएंसी बता दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा बात कर लिया, फिर डायरेक्ट डिफेक्ट में आ गया, डिफेक्ट में शॉर्टकट और फ्रैंकल डिफेक्ट बता दिया, उधर प्रॉपर्टीज बता दिया, आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपका सॉलिड का क्लासिफिकेशन खत्म। 4-5 पेज में आपका कंप्लीट कर दिया सॉलिड स्टेट। ये तो हम लोग इसको क्या कर दिए, थोड़ा सा एडवांस बना दिए, इसको थोड़ा सा वेरिएशन डाल दिए, जहां पे लास्ट 10 ईयर 20 ईयर का जो हम लोग क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हैं उसके बेसिस पे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, थोड़ा डेप्थ चले गए। रीजन ये है, बट इस चैप्टर को हम चाहते हैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी में जैसे बताया गया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा सिंपल चीज है, कुछ है ही नहीं, आप देख सकते हो बुक उठा के, कुछ है ही नहीं। बट इस चैप्टर को थोड़ा सा हम लोग एकदम डिटेल वे में, बहुत बारीकी से, बहुत मेटिकुलस वे में हम पढ़ाने की कोशिश की है कि इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आपसे छूटे नहीं, इसका गारंटी है। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो 95% गारंटीज हम देते हैं, 100% तो कभी हम दे नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं दे सकता है, 95% गारंटी देते हैं। जेईई और आप नीट का क्वेश्चन उठा लो, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता कि नहीं बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, अगर इतना आपको समझ में आता है। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा डेप्थ ले गए, वेरिएशन ले गए, कि कहीं पे एटम लगा रहे हैं, कहीं पे एटम हटा रहे हैं, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन में समझा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन किस जगह पे हम लोग नेक्स्ट नियरेस्ट लेवल ले गए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट ले गए। तो इस तरह से धीरे धीरे आपका थोड़ा सा डेप्थ चला गया। तो इसका रीजन भी है क्योंकि उस टाइप का टाइप पूछा जा रहा है, आया समझ में। अगर घुस के नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन आपका मजा नहीं आएगा, क्वेश्चन में भी सॉल्व होने में दिक्कत हो जाएगा, आया समझ में। इसलिए चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो गया, इवन सारा चैप्टर हम जब पढ़ाते हैं थोड़ा लंबा हो ही जाता है, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है मेरा, कि डिफेक्ट, द डिफेक्ट इन द क्रिस्टल, डिफेक्ट इन द क्रिस्टल। आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डिफेक्ट इन द क्रिस्टल। क्रिस्टल मीन्स आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल या मेटालिक क्रिस्टल, ये डिफेक्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर सॉलिड में डिफेक्ट कैसे आता है, अंडर विच कंडीशन डिफेक्ट विल अराइज इन द क्रिस्टल, हाउ कैन वी डिफेक्ट इज अराइज। तो आप सोचोगे तो डिफेक्ट जो बनता है वो डिफेक्ट अराइज कैसे होता है, कि किस कंडीशन में आप सॉलिड को बना रहे हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड को किस कंडीशन में बना रहे हो, क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है, किस कंडीशन में बना रहे हो, पहला पॉइंट। दूसरा, इम्प्यूरिटीज एडेड
while making the ionic crystal, while making the crystalline solid, some impurities are added into it. गलती से कुछ impurities गिर गया, उससे भी डिफेक्ट आ सकता है. थर्ड, टेम्परेचर अगर मान लो बढ़ गया, अगर आप टेम्परेचर गलती से बढ़ा दिए तो उसमें भी आपका मिसप्लेस हो सकता है, भागना शुरू कर देगा आपका एटम साइंस. तो तीन कंडीशन से आपका डिफेक्ट अराइज होता है. पहला आपका क्या, अंडर विच कंडीशन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डेवलप्ड, किस कंडीशन में आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को डेवलप करो. सेकेंड, इंप्यूरिटीज, गलती से इंप्यूरिटीज बना रहे हो, गलती से आप ध्यान नहीं रख पाए, केयरफुली मेंटेन नहीं कर पाए एनवायरमेंट में, कुछ इंप्यूरिटीज बाहर से आ गया, उसके कारण भी हो सकता है डिफेक्ट. थर्ड, टेम्परेचर बढ़ने के कारण, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ कुछ भागना शुरू कर देगा, उससे भी डिफेक्ट आ सकता है. तो यही हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि डिफेक्ट इन द क्रिस्टल अराइजेस बिकॉज ऑफ, लिखेंगे हम लोग, ठीक है, लिखिए यहाँ पे ध्यान से, डिफेक्ट इन द क्रिस्टल अराइजेस, पॉइंट बना के लिखेंगे, डिफेक्ट इन द क्रिस्टल अराइजेस. पहले तो यही समझेंगे डिफेक्ट कैसे आता है. डिफेक्ट इन द क्रिस्टल अराइजेस, अब आपको मैं फर्स्ट डे में, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि आखिर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते कैसे हैं, कोई सॉलिड बनता कैसे है, पता है आपको. तो सॉलिड बनता कैसे है, बाई कूलिंग ऑफ मोल्टेन लिक्विड, बाई कूलिंग ऑफ लिक्विड. जब हम लोग लिक्विड को कूल करते हैं तब जाके आपका क्या बनता है, सॉलिड बनता है. अगर आप एब्रप्ट और सडन कूलिंग कर दो तो एमरफस बनता है, वो तो पढ़ना ही नहीं है. बट आप स्लो और कंट्रोल कूलिंग करते हो तो उससे क्या बनता है, सॉलिड बनता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है. बट उस कंट्रोल और स्लो एंड कंट्रोल कूलिंग के दौरान, while cooling the liquid in slow and control way, उस कंडीशन में कुछ कुछ चेंजेस आ सकता है, कुछ इंप्यूरिटीज गिर जाएगा, कुछ आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस आ जाएगा, कुछ आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो सब के कारण आपका डिफेक्ट अराइज होता है. तो डिफेक्ट इन द क्रिस्टल अराइजेज बिकॉज, लिखेंगे किसके कारण, बिकॉज, किसके कारण. तो तीन पॉइंट यहां लिखेंगे. पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे कि अंडर विच कंडीशन क्रिस्टल इज डेवलप्ड, क्रिस्टल इज डेवलप्ड. ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है. अंडर विच कंडीशन क्रिस्टल इज डेवलप्ड. ठीक है, स्पेलिंग शायद गलत हो गया है लिखने से. डेवलप्ड, डेवलप्ड, ठीक है. अंडर विच कंडीशन क्रिस्टल इज डेवलप्ड, पहला. सेकेंड है कि इंप्यूरिटी आ जाता है गलती से, इंप्यूरिटीज इज एडेड, सेकेंड केस तो यही है. थर्ड केस है कि टेम्परेचर के कारण हो जाता है. टेम्परेचर होता क्या है कि आपका आयंस, एटम्स आर मिसप्लेस्ड हो जाता है या मिसिंग हो जाता है, जिसके कारण से भी आपका डिफेक्ट अराइज हो सकता है. आया समझ में. तो ये तीन कंडीशन है जहां पे आपका क्रिस्टल अराइज हो सकता है. डिफेक्ट इन द क्रिस्टल अराइजेस बिकॉज ऑफ, अंडर विच कंडीशन क्रिस्टल इज डेवलप्ड, किस कंडीशन में आप क्रिस्टल को डेवलप कर रहे हो, इंप्यूरिटी क्या ऐड हो रहा है, और टेम्परेचर से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से या घटने से आयंस एटम्स आर मिसप्लेस्ड और मिसिंग. ये तीन कंडीशन से आपका डिफेक्ट जो है आपका अराइज होता है. क्लियर हो गया. अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे. डिफेक्ट कितने तरीके का हो सकता है. पॉइंट डिफेक्ट हो सकता है, आपका लाइन डिफेक्ट हो सकता है, और आपका प्लेन डिफेक्ट हो सकता है. ठीक है, और ध्यान रखिएगा प्लेन डिफेक्ट को ही डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा. तो ये जो तीन डिफेक्ट है, ये तीन डिफेक्ट जो है उसमें हमारे सिलेबस में केवल पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ना है, ध्यान रखिएगा. इन आवर सिलेबस ओनली पॉइंट डिफेक्ट आर इंक्लूडेड. तो उसको हम लोग डिटेल में हम लोग पॉइंट डिफेक्ट को ही पढ़ेंगे. पॉइंट डिफेक्ट का ही दो डिफेक्ट हो जाएगा, एक स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, एक नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट. आपका स्टैक्योमेट्रिक में दो आ जाएगा, शॉर्टक्यू और फ्रैंकल. नॉन स्टैक्योमेट्रिक में भी दो आ जाएगा, ठीक है. और लास्ट में एक इंप्यूरिटी डिफेक्ट भी बना दिया गया है, बट कोई खास है नहीं, ठीक है. आया समझ में. इतना डिफेक्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है.
हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट देखिएगा। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट तो पहला होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट। अब इसका डेफिनेशन भी बड़ा इजी है। पॉइंट डिफेक्ट हो गया। सेकेंड है लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। थर्ड है आपका प्लेन डिफेक्ट। प्लेन डिफेक्ट को ही डिसलोकेशन डिफेक्ट नहीं बोलते हैं। तो ये सब का सिर्फ केवल डेफिनेशन लिख लेते हैं, पढ़ना डिटेल में यही है, सिलेबस में यही इंक्लूड है। ये दोनों पढ़ेंगे नहीं हम लोग डिटेल में, इसको आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? जब किसी पॉइंट से, किसी भी क्रिस्टल में किसी पॉइंट से एटम्स या आयंस क्या हो जाए, आपका मिसप्लेस हो जाए या मिसिंग हो जाए या रिप्लेस्ड हो जाए। किसी भी क्रिस्टल में किसी पॉइंट से आपका एटम या आयंस मिसप्लेस हो जाए, मिसिंग हो जाए या रिप्लेस्ड हो जाए बाय अदर आयंस और एटम इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। आया समझ में? जैसे हम क्या बोल रहे हैं, द एटम्स और आयंस आर मिसप्लेस्ड और मिसिंग और replaced by other ions atoms at a particular point in the crystal is known as point defect। अब ये तीन वर्ड जो मैं बोला आपको, misplaced, missing और replaced, ये तीनों का अलग अलग मीनिंग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा मिसप्लेस क्या होता है। मिसप्लेस का अगर ध्यान से अब सुनोगे आप लोग, मिसप्लेस मीन्स होता है कि उस पोजीशन से, जो करेक्ट पोजीशन का जो है, उस करेक्ट पोजीशन से क्या हुआ, अपना प्लेस को छोड़ के, अपने प्लेस को छोड़ के मिसप्लेस हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, दूसरे उसको जगह को छोड़ दिया, जो करेक्ट लेटिस साइड उसका, उसको जगह को क्या होगा, मिसप्लेस हो गया। जो उसका यहाँ पे जगह है, जो करेक्ट लेटिस है उसको मिसप्लेस करके कहीं दूसरी जगह चला गया, ठीक है, मिसप्लेस हो गया, ठीक है। अगर इसका जो करेक्ट अगर पोजीशन जो है किसी भी क्रिस्टल में, किसी पॉइंट का, किसी भी आयंस का, वो मिसप्लेस हो जाएगा, अपने करेक्ट लेटिस साइड से छोड़ के किसी दूसरे साइड्स में चला जाएगा, उसको मिसप्लेस बोलते हैं। मिसप्लेस हो गया, ठीक है, क्रिस्टल में ही मिसप्लेस हो गया। मिसिंग मिस क्या होता है? मिसिंग मिस हो गया कि वो आयंस या वो एटम्स क्रिस्टल से गायब ही हो जाएगा, पूरे क्रिस्टल से ही निकल जाएगा, मिसिंग हो गया। और रिप्लेस मिस क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल में किसी भी आयंस के जगह पे दूसरा आयंस क्या हो गया, रिप्लेस्ड हो गया। तो हमने क्या बताया डेफिनेशन, ध्यान से देखना, द एटम्स और आयंस आर मिसप्लेस्ड और मिसिंग और रिप्लेस्ड बाय अदर आयंस, ठीक है, एट ए पॉइंट इन द क्रिस्टल इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। किसी भी पॉइंट में आपका, किसी भी पॉइंट में एटम आयंस मिसप्लेस हो जाए या मिसिंग हो जाए या रिप्लेस हो जाए किसी अदर आयन से, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। हमने यहां पे लिखते हैं डेफिनेशन, लिख लो, द एटम्स और आयंस आर मिसप्लेस्ड। मिसप्लेस मतलब उसका करेक्ट लेटिस साइड से दूसरे साइड में चला जाना, मिसप्लेस्ड और मिसिंग और रिप्लेस्ड बाय अदर आयन, बाय अदर आयंस, बाय अदर आयंस, बाय अदर आयंस और एटम्स एट अ पार्टिकुलर पॉइंट। एट अ पॉइंट लिख देते हैं, एट अ पॉइंट, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है, एट अ पॉइंट इन द क्रिस्टल, इन द क्रिस्टल इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। इसी तरह से लाइन डिफेक्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, सिंपल डेफिनेशन है, द एटम्स और आयंस आर मिसप्लेस्ड, मिसिंग और रिप्लेस्ड बाय अदर आयंस, बाय अदर आयंस, बाय अदर आयंस और एटम्स along a line। किसी भी लाइन में पूरा का पूरा एक लाइन आपका मिसप्लेस हो जाए, या पूरा का पूरा लाइन मिसिंग हो जाए, या पूरा का पूरा लाइन रिप्लेस हो जाए अदर आयंस और एटम से, उस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट। इज नोन एज लाइन डिफेक्ट। आया समझ में? प्लेन डिफेक्ट क्या होगा कि पूरा का पूरा आपका प्लेन में, प्लेन ही पूरा का पूरा प्लेन मिसप्लेस हो जाए, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन है, पूरा का पूरा प्लेन मिसिंग हो जाए,
या पूरा का पूरा प्लेन मिसप्लेस हो जाए, या पूरा का पूरा प्लेन आपका रिप्लेस हो जाए, उस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? प्लेन डिफेक्ट। आया समझ? बड़ा सिंपल डेफिनेशन है। पॉइंट डिफेक्ट, किसी पॉइंट से आपका एटम्स आयंस मिसप्लेस हो जाए या रिप्लेस हो जाए या मिसिंग हो जाए, उसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या होता है कि पूरा का पूरा लाइन आपका मिसप्लेस हो जाए, या पूरा का पूरा लाइन मिसिंग हो जाए, या पूरा का पूरा लाइन आपका रिप्लेस हो जाए बाय अदर आयंस और एटम्स, इज नोन एज लाइन डिफेक्ट। और प्लेन डिफेक्ट में पूरा का पूरा प्लेन मिसप्लेस, मिसिंग या रिप्लेस हो जाए, उस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे प्लेन डिफेक्ट। प्लेन डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। द एटम्स और आयंस आर misplaced or missing or replaced by other ions or atoms at a point along a plane पूरा का पूरा में प्लेन में मिसिंग या मिसप्लेस या रिप्लेस्ड हो, उस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? किसी भी क्रिस्टल में ऐसा हो रहा है, इज नोन एज प्लेन डिफेक्ट। क्या आप लोग सभी को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं। और हमारे सिलेबस में 3 डिफेक्ट तो टाइप्स है, बट हमारे सिलेबस में जेईई और नीट सिलेबस में इंक्लूड है केवल पॉइंट डिफेक्ट को, और पॉइंट डिफेक्ट को ही हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरा थ्योरेटिकल टाइप का है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, 1 या 2 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है? द एटम्स और आयंस आर मिसप्लेस्ड और मिसिंग और रिप्लेस्ड बाय अदर आयंस और एटम्स एट अ पॉइंट इन द क्रिस्टल इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट है, द एटम्स और आयंस आर मिसप्लेस्ड और मिसिंग और रिप्लेस्ड बाय अदर आयंस और एटम्स अलोंग ए लाइन इन द क्रिस्टल इज नोन एज लाइन डिफेक्ट। प्लेन डिफेक्ट है, द एटम्स और आयंस आर मिसप्लेस्ड और मिसिंग और रिप्लेस्ड बाय अदर आयंस और एटम्स अलोंग अ प्लेन इज नोन एज प्लेन डिफेक्ट। एंड इन आवर सिलेबस ओनली पॉइंट डिफेक्ट आर इंक्लूडेड इन जेईई और नीट सिलेबस। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पॉइंट डिफेक्ट का फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाएगा 3 टाइप्स कर सकते हैं, स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इंप्योरिटी डिफेक्ट। स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट में 2 टाइप्स आ जाएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट को ही वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टेशियल डिफेक्ट बोलते हैं। नॉन स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट में भी 2 टाइप्स हो जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, वहीं पे एक नया टर्म आएगा एफ सेंटर, और एक और टाइप आ जाएगा मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, ठीक है, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, वो हो गया नॉन स्टैकियो में, और इंप्योरिटी एक हो गया। ये पूरा डिफेक्ट का टाइप हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले इतना कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।